हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है टीडीएस टीसीएस। इस क्लास में मैं जो नोट्स यूज करूंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप लिंक पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस होता क्या है, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारा एक सप्लायर है और यहाँ पे हमारा रिसिपिएंट है। सप्लायर ने रिसिपिएंट को कुछ चीज सप्लाई करी जिसका प्राइस था 100 रुपीज। उसने जीएसटी लगाया 18 रुपीज का और 118 का जो बिल है वो इशू कर दिया किसको, रिसिपिएंट को। अब आइडली हमारा क्या होता है, आइडली हमारा ऐसा होता है कि हमारा जो रिसिपिएंट है वो पूरा 118 की पेमेंट कर देता है हमारे सप्लायर को। लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने रिसिपिएंट से कहा है, जो रिसिपिएंट है हमारे जो रिसिपिएंट है उनसे गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया जो आप पेमेंट करोगे ना सप्लायर को, वो करना 118 माइनस टीडीएस माइनस कर देना और फिर हमारे सप्लायर को पेमेंट करना। ठीक है, और ये जो रिसिपिएंट है, ये जो टीडीएस का अमाउंट है वो जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा और ये जो टीडीएस का अमाउंट है हमारे सप्लायर के ई कैश लेजर, जो हमारा ई कैश लेजर होता है ना, उसमें आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, देखो गवर्नमेंट को जीएसटी उतना ही रिसीव होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो टीडीएस वाला अमाउंट है हमें रिसिपिएंट से चाहिए, बाकी हमारा जो जीएसटी हमें सप्लायर पे करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक और बार एग्जांपल देखो, समझाती हूँ दोबारा। यहाँ हमारी गवर्नमेंट है, यहाँ सप्लायर है या रिसिपिएंट है। इन्होंने यहाँ पे करी सप्लाई जिसका प्राइस था आपका 100 रुपीज, जीएसटी उस पर लग गया 18 रुपीज का और टोटल बिल बन गया 118 का। टोटल बिल हमारे जो सप्लायर है उसने रिसिपिएंट को दे दिया 118 का। आइडली क्या होता है, आइडली ऐसा होता है कि जो रिसिपिएंट है पूरे 118 की पेमेंट कर देता है सप्लायर को। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स में कुछ जगह गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करके कहा है कि आपको क्या करना है, पूरे 118 की पेमेंट नहीं करनी है, आपको 118 माइनस टीडीएस जो होगा, जितना भी टीडीएस बनता है वो अमाउंट की पेमेंट करनी है हमारे सप्लायर को। और ये जो टीडीएस का अमाउंट है रिसिपिएंट जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, और ये जो टीडीएस का अमाउंट है हमारे सप्लायर के ई कैश लेजर में आ जाएगा। ठीक है जी, हो गया सब सिंपल। क्या यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई, इस तरह से ट्रांजेक्शन थोड़ी फ्लो हो गई। अब ये गवर्नमेंट ने किस ट्रांजेक्शन में ऐसा बोला कि ऐसा करना पड़ेगा, जहां पे भी देखो, ये एक बार हाईलाइट हटाते हैं सारे, जहां पे भी आपका जो रिसिपिएंट है, जो आपका रिसिपिएंट है वो स्पेसिफाइड पर्सन होगा और हमारा जो सप्लायर होगा वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन होगा, उस केस में ये वाले टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आएगा, मैम स्पेसिफाइड पर्सन क्या होते हैं? इन लोगों को कहते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। कौन कौन से हैं? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी सेटअप बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट। देखा जाए तो सारे गवर्नमेंट चीजें कवर हो रही हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है सारी कवर हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कवर हो गई, स्टेट गवर्नमेंट कवर हो गई, लोकल अथॉरिटी कवर हो गई, गवर्नमेंट की एजेंसी कवर हो गई, पब्लिक सेक्टर जितनी भी ये पीएससीज होती हैं ये सारी कवर हो गई। उसके बाद हमारी कोई भी ऐसी सोसाइटी जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी है वो कवर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा कोई बोर्ड वगैरह जो स्टैब्लिश हुआ है पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने स्टैब्लिश किया है तो वो भी कवर होगा। देखा जाए तो सारी गवर्नमेंट बॉडीज आ रही, गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं आ रहा। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब भी हमारा जो रिसिपिएंट होता है वो स्पेसिफाइड पर्सन होता है, इनमें से कोई होता है, और जो हमारा सप्लायर होता है वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन होता है, तो उस केस में टीडीएस के प्रोविजंस आते हैं। तो अब एक एक करके कंडीशंस देखते हैं कि टीडीएस की कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे पहले जो हमारा सप्लायर है वो हमारा नॉन स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए और रिसिपिएंट हमारा स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए। ये लिस्ट याद कर लेना, वैसे सिंपल है। गवर्नमेंट की चीजें सारी आ रही है, गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट की एजेंसीज आ रही है, गवर्नमेंट के बिजनेसेस आ रहे हैं। उसके बाद जब भी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन होती है, उस ट्रांजेक्शन में आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो आपकी एक्सीड करनी चाहिए 2,50,000, तभी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल था 100 वाला, इस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 100 वो छोटा अमाउंट है। लेकिन जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जब भी आपकी मोर देन 2,50,000 होती है तब उस केस में आपके जो है टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। सपोज करो अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2 लाख रुपीज की है तो हमारे टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक ही याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट अगर सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट है 5 लाख रुपीज का और 2 इनवॉइस इशू हुए हैं, इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, 2 इनवॉइस इशू हुए हैं
और एक इनवॉइस, पहला इनवॉइस था 2 लाख रुपीज का और दूसरा इनवॉइस था 3 लाख रुपीज का, तो इन दोनों पे आपके टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि आपको देखना है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है वो देखी जाएगी। जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा होती है वहां पे आपके टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके बाद देखो, अगर मान लो जो हमारा ये जो सप्लायर है, अगर ये हमारा सप्लायर जो है ये अगर कंपोजिशन स्कीम में होता तब भी क्या टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होता? यस, तब भी एप्लीकेबल हो जाता। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में भी हैं तब भी आपका टीडीएस डिडक्ट करा जाएगा, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा बड़े ध्यान से सुनना, कि पॉइंट पहले रीड करते हैं फिर आपको बताती हूँ। either origin or destination of supply should be in the state and UT where the recipient is registered। जो हमारे सपोज जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट है मान लो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमारी है हरियाणा की, तो जो हमारी सप्लाई है ना, या तो उसकी ओरिजिन या फिर डेस्टिनेशन, इन दोनों में कोई भी एटलीस्ट हरियाणा में होना चाहिए। अगर मान लो देखो ऐसे करते हैं, हमारी हरियाणा की गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है ना, हमारी गुड्स की ओरिजिन है महाराष्ट्र में और हमारी डेस्टिनेशन है हमारी तमिलनाडु में, तो क्या इस पे टीडीएस लगेगा? इस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। आपको क्या देखना है कि जो हमारा ओरिजिन है और डेस्टिनेशन दोनों में से कोई भी, या तो ओरिजिन या डेस्टिनेशन उस स्टेट में होना चाहिए जिस स्टेट में हमारा जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है। मतलब ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है, ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है, ये जहां पे रजिस्टर्ड है उस स्टेट में इधर हमारा ओरिजिन या डेस्टिनेशन होना चाहिए। ये एग्जाम में बहुत ध्यान से ये पॉइंट देखना, बच्चे समझते नहीं है इस पॉइंट को, लेकिन बहुत इजी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपको सप्लाई कर रहे हो किसकी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आप कोई एग्जाम ऐसे गुड्स सप्लाई कर रहे हो जिन पे जीएसटी नहीं लगता तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद ऐसी जो ट्रांजेक्शन होती है जिनमें आरसीएम पे लाइबिलिटी आती है, उसमें भी आपके ऊपर आपका जो है उस पर भी आपका टीडीएस वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज करो ये वाले जो हमारा एग्जाम्पल था, इसमें हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इसके ऊपर ही जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आती है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो हमारा टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है वो ई कैश लेजर में आता है सप्लायर के, हमारे सप्लायर के ई कैश लेजर में आ जाएगा, वो अमाउंट यहाँ मैंने पढ़ लिया। उसके बाद टीडीएस डिडक्ट करने का डेट क्या होती, डिडक्ट करके डिपॉजिट करने की डेट क्या होती है? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जिन जो भी हमारे स्पेसिफाइड पर्सन है उन्हें नेक्स्ट मंथ के 10th तक अपनी जीएसटी के जो है वो जो टीडीएस उन्होंने डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर वो लेट हो जाते हैं तो उन पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है @18% पर एनम। और किस रिटर्न में फाइल करते हैं? जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 में वो अपनी टीडीएस की सारी डिटेल्स जो है गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं। जब भी आपका ये जो रिसिपेंट है, ये जो रिसिपेंट है आपका, जब भी टीडीएस डिडक्ट करता है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, सप्लायर को एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें लिखा होता है कि यस उसका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया गया है। वो सर्टिफिकेट इशू होता है अंडर जीएसटीआर 7A। जीएसटीआर 7A के अंदर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सप्लायर को कि यस उनका टीडीएस डिडक्ट किया गया है। उसके बाद सप्लायर, अगर जो हमारा सप्लायर है अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा, अगर ये सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो हमारे टीडीएस की बात नहीं आएगी, और तब तो टीडीएस बनता ही नहीं, तब तो जीएसटी नहीं बनता ना। तो अगर ये अनरजिस्टर्ड होगा तब टीडीएस की बात नहीं की जाएगी। उसके बाद जो हमारे टीडीएस के प्रोविजन है वो हमारे कुछ डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ये लिस्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अब टीडीएस का रेट क्या है? टीडीएस का रेट आपका है 1% एसजीएसटी, 1% सीजीएसटी, 2% आईजीएसटी। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होंगे तो 1% लगा देना, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा तो 2% आईजीएसटी लगेगा। ये टीडीएस का रेट है। विद दिस हमने टीडीएस के सारे पॉइंट्स देख लिए। देखो बहुत सिंपल पॉइंट था, क्या था? जब भी हमारा जो सप्लायर है वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है और हमारा रिसिपिएंट जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन है, तो उस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद तो सारे बेसिक पॉइंट थे कि भैया फर्स्ट ये था कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा की होनी चाहिए, आपका ओरिजिन या डेस्टिनेशन एटलीस्ट रिसिपिएंट के स्टेट में होना चाहिए। उसके बाद आप कंपोजिशन स्कीम में हो तब भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। एग्जाम गुड वगैरह सप्लाई करो तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टीडीएस जो डिडक्ट करते हैं वो बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक डिपॉजिट कर देते हैं जीएसटीआर 7 में। टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करते हैं जीएसटीआर 7A में। उसके बाद अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अगर वो लाइबिलिटी आती है तब भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद टीडीएस का रेट क्या है? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी एंड 2% आपका आईजीएसटी। सिंपल प्रोविजन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है।
सिर्फ ये फ्लो याद रखना, ये वाला जो फ्लो है ना, आप ये याद रखना कि टीडीएस डिडक्ट कैसे होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, टीसीएस का। टीसीएस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले एक देखते हैं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल ये है कि आप कस्टमर हो, ठीक है, यहाँ पे हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर है हमारा जोमैटो, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है रेस्टोरेंट। आप कस्टमर हो, आपने सबसे पहले आप गए जोमैटो पे और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, कुछ भी ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, जोमैटो ने वो ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया सेकंड नंबर पे रेस्टोरेंट के पास, रेस्टोरेंट ने वो ऑर्डर डिलीवर करा दिया आपके पास, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म हो गई। अब आई पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट करोगे किसको, जोमैटो को। जनरली देखो आप लोग जोमैटो को तो पेमेंट करते हो, जो अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया होता है तो जो जोमैटो के डिलीवरी बॉय आते हैं उन्हें आप कैश दे देते हो, अदरवाइज अगर आपने ऑनलाइन मेथड सिलेक्ट कर रखा होता है तो आप डायरेक्टली पेमेंट कर देते हो। तो कस्टमर ने पेमेंट कर दी कितने, जोमैटो को, सपोज करो बिल था आपका 118 रुपीज का, तो आपने 118 की पेमेंट कर दी किसको, जोमैटो को। अब ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जो जोमैटो है, वो पेमेंट करेगा रेस्टोरेंट को, तो अब वो पेमेंट कितनी करेगा, तो वो पेमेंट करेगा 118, उसमें से माइनस कर देगा अपनी कमीशन। तो अभी हम कमीशन को जीरो समझ के चलते हैं कि एज्यूम कर लो कि कमीशन उसमें जीरो थी, किसी केसेस में डिस्काउंट मिला हुआ था, कुछ भी था, कमीशन जीरो थी, तो क्या करेगा 118 माइनस कमीशन माइनस टीसीएस, जो होगा ये अमाउंट डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगा उसकी वो पेमेंट कर देगा हमारे रेस्टोरेंट को। तो इस एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि कमीशन हमारी जीरो थी, जोमैटो की कमीशन जीरो थी, तो कितना 118 माइनस टीसीएस जो होगा उसकी पेमेंट वो कर देगा रेस्टोरेंट को। अभी जो टीसीएस का अमाउंट, ये जो टीसीएस का अमाउंट उसने डिडक्ट किया है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जाके डिपॉजिट कर देगा, जाके डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को, और इसके जो रेस्टोरेंट है इसके ई कैश लेजर में अमाउंट आ जाएगा। जैसे टीडीएस का कॉन्सेप्ट था सेम वैसे ही है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई ई कॉमर्स ऑपरेटर। टीसीएस डिडक्ट कौन करता है, टीसीएस डिडक्ट करता है हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर। जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं इनके ऊपर टीसीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है। टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी किनके ऊपर आती थी, जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते थे, जो हमारे स्पेसिफाइड पर्सन होते थे, उनके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आती थी। लेकिन टीसीएस की लायबिलिटी हमारे ई कॉमर्स के ऑपरेटर के ऊपर ही आती है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अमाउंट पेमेंट करनी होती है उसमें से टीसीएस माइनस करके हमारे सप्लायर को पेमेंट करता है, ठीक है। अब आगे जल्दी से प्रोविजंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा हुआ है कि जो हमारा इको होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, वो टीसीएस डिडक्ट करता है। टीसीएस का रेट क्या होता है, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी एंड 1% आईजीएसटी। 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी एंड 1% आईजीएसटी। वहां पे जो था वहां पे 1% एंड 2% था, यहाँ पे 0.5 एंड 1% है, तो ये याद रखना। उसके बाद जो टीसीएस की जो प्रोविजन है ना, इसकी जो वैल्यू देखी जाती है, सपोज करो, देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जो हमें कस्टमर को हमने जो सप्लाई किया था वो 118 का किया था, राइट। अब सपोज करो इसमें से कुछ चीजें रिटर्न आ गई, तो जो रिटर्न आ जाता है उसे इसमें से माइनस किया जाता है, जो नेट लायबिलिटी आती है उसके ऊपर टीसीएस लगाया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो नेट टैक्सेबल वैल्यू होती है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होती है, उनके ऊपर टीसीएस लगाया जाता है। उसमें क्या देखते हैं, पहले तो जो वैल्यू है वो देखी जाती है, उसमें से माइनस कर दिया जाता है, जो हमारे पास रिटर्न आ गया उसे माइनस कर देते हैं। उसके बाद याद रखना कि ये जो हमारी यहाँ पे जो हमारा टीसीएस है वो हमारे जो सप्लायर है उसके ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि ई कैश लेजर में इसके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो हमने जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको 3 इश्यू ऐसे बताए थे जिनके ऊपर लायबिलिटी गवर्नमेंट कहती है कि जीएसटी पे करने की लायबिलिटी ही डायरेक्ट हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आती है। तो जो ऐसे वाले केसेस होते हैं जिनमें जीएसटी पे करने की लायबिलिटी हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर होती है, उस केस में ये वाला टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है वही गवर्नमेंट को जाके पूरा अमाउंट डिपॉजिट करता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो भी जिन पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर में जो हमने ईसीयू पढ़े थे, जिनमें ईसीयू के ऊपर लायबिलिटी आती है जीएसटी पे करने की, उसके ऊपर टीसीएस वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे और देखना, सपोज करो एक ट्रांजेक्शन में आप कस्टमर हो, आपने ऑर्डर करा सपोज अमेजोन पे, अमेजोन ने वो ऑर्डर फिर कोई अमेजोन के पास ऑर्डर था नहीं, उसने किसी तरह से लिंक था, उसने फ्लिपकार्ट के पास ट्रांसफर कर दिया, फिर फ्लिपकार्ट ने कस्टमर को पे करा, वो सप्लायर के पास गया और सप्लायर से वो सामान गया कस्टमर के पास, मतलब मोर देन वन इश्यू अगर किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर को पेमेंट करेगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने वो टीसीएस डिडक्ट करेगा।
मतलब इस केस में अगर Amazon पेमेंट कर रहा है सप्लायर को तो Amazon TCS डिडक्ट करेगा, अगर फ्लिपकार्ट करता है तो फ्लिपकार्ट TCS डिडक्ट करेगा। मतलब जो भी ECO, अगर जो भी ECO फाइनल पेमेंट करेगा सप्लायर को वो TCS डिडक्ट करेगा। अगर अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेम है TDS की तरह, कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर GST लगता ही नहीं तो TCS का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तब भी TCS नहीं लगा जाएगा। TCS आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कब तक करना होता है, ECO को जो है नेक्स्ट मंथ की 10th डेट जो होती है उस तक आपका अपना जो TCS उसने कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। सेम TDS वाला रूल है। TDS में जो आपकी GST रिटर्न थी वो थी 7, यहाँ पे आपकी GST रिटर्न है 8। ये टॉपिक में आपको जो रिटर्न वाले हैं ये मैं रिटर्न चैप्टर में दोबारा रिवाइज कराऊंगी, लेकिन अभी याद रखना कि TDS की रिटर्न जाती है GSTR 7 में और TCS की जाती है GSTR 8 में। जो भी हमारे TCS डिडक्ट करते हैं उन्हें ईयर एंड पे एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है जो कि जाती है GSTR 9B में। अगर आप देखो, अगर आपने अपनी GSTR 8 फाइल नहीं करी, GSTR 8 फाइल नहीं करी तो आप 3 इयर्स तक कर सकते हो, लेकिन 3 इयर्स के बाद नहीं कर सकते। कब तक? 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग। जो ड्यू डेट थी फर्निश करने की उसके 3 इयर्स के बाद आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, उसके इससे ज्यादा लेट आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी स्पेसिफिक केस में अलाउ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपकी जो आपने रिटर्न फाइल करी उसमें आपकी कोई गलती हो गई, आप उसे रेक्टिफाई करना चाहते हो तो आप उसे रेक्टिफाई भी कर सकते हो। कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो? 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके 30 नवंबर, या फिर जिस दिन आप एक्चुअल में एनुअल रिटर्न फाइल कर दोगे विच एवर इज अर्लियर तक आप अपनी रिटर्न रेक्टिफाई कर सकते हो। कौन कौन सी डेट? 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या एक्चुअल में जिस दिन आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, GSTR 9 भी फाइल करोगे, विच एवर इज अर्लियर तक आपको अपनी जो है आप अपने रेक्टिफाई कर सकते हो। कोई एरर है तो उसे करेक्ट कर सकते हो। देखो TCS का कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल था। TCS का कॉन्सेप्ट बस ये एक ना आप लोगों को ना दोनों में, TCS में भी TDS में भी ना, दोनों में बस ये स्ट्रक्चर याद रखो कि भैया कौन डिडक्ट करता है TCS और कौन डिडक्ट करता है TCS। ये स्ट्रक्चर आप याद रख लोगे ना, आपको प्रैक्टिकल वे में आप सारा खुद ही लिख दोगे, आप बहुत समझदार हो। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया नोटिस टू एन ECO। अगर कोई भी जो GST डिपार्टमेंट होता है उसका कोई भी कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर या उससे ऊपर वाले चाहे तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर को एक नोटिस दे सकते हैं और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं, जैसे कि वैल्यू, स्टॉक, गुड्स वगैरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चाहे तो मंगा सकते हैं। जब ECO को उन्होंने नोटिस भेजा है तो ECO के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है कि उसे 15 डेज के अंदर अंदर उसका रिप्लाई देना है। 15 डेज के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। अगर ECO नहीं दे पाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, 25,000 तक की पेनल्टी उसके ऊपर लग सकती है। एक बहुत जनरल रूल है, क्या है कि कोई भी ऑफिसर जो डेप्यूटी कमिश्नर है या उससे ऊपर जो भी है वो एक ECO को नोटिस दे सकते हैं जिसमें वो इन सब से कुछ भी इंफॉर्मेशन वो मांग सकते हैं। ECO को वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी 15 डेज के अंदर अंदर। अगर ECO नहीं दे पाता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, कितनी? अप टू 25,000 तक की पेनल्टी उसके ऊपर लग सकती है। सिंपल पॉइंट है, कोई कॉम्प्लिकेशन अभी तक है नहीं। नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं। देखो बहुत छोटा चैप्टर है और बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चे डरते हैं TDS TCS के नाम से। यार देख लो कितना सिंपल टॉपिक है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों के लिए ये जो नोट्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इन नोट्स में कहीं पे भी ना बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे गए हैं, छोटी छोटी लाइंस लिखी गई हैं, ज्यादातर चार्ट्स बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज इन नोट्स का पूरा बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ विद दिस इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।